नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि इस सीरीज में अपन बात करते आ रहे हैं, आज आपकी मैराथन क्लास के रूप में क्लास 4 है। ठीक है सभी। आज जैसा कि आपने कमेंट किया था कि हमारी जो क्लास है उसमें आपको ये वर्ड दिख नहीं पा रहे, इसीलिए आज सारे के सारी जो पीपीटी बना के रखी है वो आपके लिए एकदम बड़े बड़े वर्डों में लिखी गई है। और आपको इसमें जो आने वाले एग्जाम के अंदर काफी सवाल मिलने वाले हैं। मेरे अनुसार जो ये मैराथन क्लास दी जा रही है उसका आज चौथा भाग है। ठीक है, चौथे भाग के रूप में अपन जिस जिस क्लास के बारे में बात कर रहे हैं वो अपनी है मैराथन क्लास राजस्थान के वन लाइनर के रूप में मेगाथन क्लास 4। ठीक है, ये क्लास रहने वाली है। ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आज 2 नवंबर, आज वैसे वीडियो का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो हमें विश्वास है कि हमने जो मैटर आपको दिया है जो मैराथन क्लासों के रूप में, या फिर अभी ही जस्ट क्लास स्टार्ट की है, तो उन क्लासों में राजस्थान से संबंधित जो भी हमने टॉपिक, एक दो टॉपिक और इसके अलावा जो मैराथन क्लास है उसके माध्यम से राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति और इसकी प्रजामंड आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन वगैरह, ठीक है, इतिहास से संबंधित जो भी आपको मैटर दिया है वो सारा का सारा मैटर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी उद्देश्य के साथ आज अपन अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैंने कहा भले ही मैटर भले क्लास में कम हो, ठीक है, लेकिन सभी को अच्छे से हर वर्ड दिखना चाहिए और अच्छे से समझ आना चाहिए। जैसा कि मैं हट रहा हूँ पीपीटी से, क्या आप देख पा रहे हो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? देखो, आप इसमें जो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये सवाल आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, मैराथन क्लास चलती रहेगी। ठीक है, ये क्लासें हम छोटी छोटी इसीलिए बना रहे हैं कि देखने में जो विद्यार्थियों का है, अभ्यर्थियों का है, वो इंटरेस्ट बना रहे। एक 2-4 घंटे की, 6 घंटे की एक लाइव क्लास के रूप में एक बड़ी मैराथन क्लास लेंगे तो बच्चे इसमें पूरी तरह से बोरिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को हमने ध्यान में रख के ये क्लासें एक छोटी छोटी, एक एक घंटे की, 40-40 मिनट की, 51-51 मिनट से ज्यादा नहीं रखी गई है। ओके, चलो आज की अपन शुरुआत कर रहे हैं। गत गत आपने जो देखे थे 5-6 जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, वो सारे सिंपल ही सवाल थे, तो आप वो अच्छे से आप देख लेना। और इसके अलावा अगर वो रिपीट वापस सवाल होते हैं तो अपन उसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि पहले 55 सवाल हो चुके थे कक्षा 7 के, आज 56 या फिर 56वां सवाल है। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो महाराणा प्रताप की माता का नाम था आपके जयवंता बाई। ठीक है, महाराणा प्रताप काफी मशहूर माने जाते, हरे घास की रोटी, और जिन्होंने मुगलों के सामने कभी भी अपने घुटने नहीं टेके। इसके बाद महाराणा प्रताप वही जिन्होंने अपनी राजधानी चावंड के रूप में बनाई, वही महाराणा प्रताप। ठीक है, हरे घास की रोटी खाने वाला वही महाराणा प्रताप है। प्रताप वही चेतक, चेतक के बलिदान। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको अच्छे से याद होगा। और अपन एक अध्ययन के क्रम में आगे जब भी पढ़ेंगे तो अपन सारा इतिहास अच्छे से देखने वाले हैं। ये क्लास आपके मैराथन क्लास आपके जैसा 6 है, तो इसके बाद 2 या 3 और आ पाएगी। इसके बाद अपन जो अपन का विधिवत चल रहा है हमेशा वाला कक्षा 10th का जो इतिहास के रूप में वो पढ़ेंगे। और इसी के साथ में जो भी वन लाइनर के रूप में आएंगे वो इम्पोर्टेंट सारे सवालों को करवाया जाएगा। ओके, ठीक है, इसी के साथ आज अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? जयवंता बाई। महाराणा प्रताप वही है जिन्होंने मुगलों के सामने कभी भी अपना शीश नहीं झुकाया। ठीक है, वो हमेशा से अपने कर्तव्य परायण पर आगे चले रहे। और उन्होंने अपनी युद्ध की एक माध्यम था जिसको अपन गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जा सकता है। ठीक है, उस युद्ध माध्यम से मुगलों के सामने हमेशा डटकर सामना करने की कोशिश की। ठीक है, तो इन्होंने कभी भी मुगलों के सामने हार नहीं मानी। वही है, इनकी माता का नाम है जयवंता बाई। ठीक है, अब इसके बाद में अगला जो आपके सवाल है, सोजत दुर्ग। कैसा दुर्ग है? सोजत दुर्ग।
सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण किसने कराया? बिल्कुल ये दुर्ग से संबंधित बिल्कुल एक कला और संस्कृति से संबंधित एक टॉपिक है। मतलब ये किताब के अंदर दिया हुआ है, मतलब कहीं कभी कभार जब ये टॉपिक कराया जाता है तो ये सब कुछ छूट जाता है, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग और पोकरण दुर्ग, ये है राव मालदेव द्वारा निर्मित या फिर निर्माण इनके द्वारा करवाया गया। अब राव मालदेव कौन थे? वही थे मारवाड़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण शासक, जिनको हसमत वाला शासक कहा जाता है, ठीक है। 52 युद्धों का विजेता के रूप में, ठीक है। वो सारे नाम हैं आपके राव मालदेव से संबंधित। अपन इतिहास में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे तो सारी अपन जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसी के साथ में जो अपना अगला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? वही दान गुरु, हाल गुरु, चाक गुरु, जिन्होंने अनगिनत ऐसी ऐसी उपाधियां धारण की अपने काम के माध्यम से। मतलब इसे ही कहा जाता है काव्य के रूप में, कठार के रूप में, मतलब तीनों प्रकार की जो कलाएं हैं उसमें विश्वस्त जिसने हासिलता की है वो महाराणा कुंभा है। इनका जो आप मानो तो एक दुर्गों के रूप में निर्माण काफी महत्वपूर्ण रहता है। उन्होंने अपनी मालवा विजय के रूप में एक विजय स्तंभ का निर्माण कराया, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में करवाया। ये काफी अच्छा है। इसकी जो सबसे ऊपरी मंजिल है जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है, ठीक है। तो इतना आपको विजय स्तंभ के बारे में और महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में अपन का अगला सवाल है, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? जैसा कि अपन ने पढ़ा था पढ़ने के क्रम में कि राजपूत कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है, इनकी उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, तो उसी दौरान गुरु वशिष्ठ द्वारा जब आबू पर्वत पर यज्ञ किया गया, तब चार जातियों के रूप में जो परमार, चौहान, ठीक है, जो भी चार जाति आई थी, तो उसका जो एक सिद्धांत था, वो सिद्धांत इसी रचना के अंदर था, पृथ्वीराज रासो चंद्रवर्धय। आ रहा समझ में आपको? तो ये महत्वपूर्ण सवाल आपके बन जाता है। इसके बाद में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है राज प्रशस्ति, ठीक है। राज प्रशस्ति तो संस्कृत भाषा में लिखित है 25 शिलाओं पर। मतलब ये बहुत बड़े बड़े पत्थरों के शिला थे, उन 25 शिलाओं पे पूरा राज प्रशस्ति को लिखा है। तो उनके पूछा जाता है कौन लेखक था, कौन एक माना जाता है जिन्होंने इसको पूरी तरह से उद्धृत किया, तो रणछोड़ भट्ट माने जाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? राज प्रशस्ति 25 शिलालेखों पे संस्कृत भाषा में लिखे, रणछोड़ भट्ट ने लिखी। इसके बाद में आपका नाम है द्वारिकाधीश मंदिर। कैसा मंदिर? द्वारिकाधीश मंदिर। वैसे द्वारिकाधीश मंदिर मानो तो गुजरात में माने जाते हैं, लेकिन अगर राजस्थान में पूछा जाए कि द्वारिकाधीश का जो मंदिर है वो आपकी कहाँ है, तो आप सबको पता होना चाहिए कांकरोली राजसमंद के अंदर आपके द्वारिकाधीश का मंदिर है। ओके, द्वारिकाधीश, ठीक है, कृष्ण के अवतार के रूप में, ठीक है। वही द्वारिकाधीश की जो मंदिर है वो कांकरोली राजसमंद में है। इसके बाद में जो अपन का अगला सवाल है, उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर बनवाया। तो अपन अच्छे से गुल राजवंश या फिर मेवाड़ राजवंश पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो वो राजवंश अपन आगे पढ़ते रहेंगे। उसी क्रम में आपके शासक आते जाएंगे, तो शासकों का शासनकाल और उनका राज सिंहासन कब किया जाता है ये भी पढ़ेंगे, और उनकी जो भी उपलब्धि थी वो पढ़ेंगे। तो इसी एक शासन काल के दौरान अपन पढ़ेंगे, तब एक नाम आएगा महाराजा राज सिंह प्रथम। महाराजा राज सिंह प्रथम पढ़ेंगे, उनके बारे में जब भी सारी उपलब्धियां पढ़ेंगे तो उनकी एक उपलब्धि मानी जाती है, इन्होंने उदयपुर में एक अम्बा माता मंदिर का निर्माण करवाया। आपको अच्छे से याद होना चाहिए, अम्बा माता का निर्माण उदयपुर में महाराजा राज सिंह प्रथम ने करवाया। इसके बाद में एक ये जब निर्माण होता जाता है, उसी के साथ में प्रजामंडल आंदोलन वगैरह चलते हैं। तो प्रजामंडल आंदोलनों के साथ में किसान आंदोलन चलते हैं, ठीक है, किसान आंदोलन चलते हैं। तो इसी के दौरान एक बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसके बाद सीकर किसान आंदोलन है, फिर इसके साथ ही आपके नींबू चढ़ा किसान आंदोलन है। तो ये काफी महत्वपूर्ण आंदोलन रहते हैं, और इनका सवाल आपने देखा होगा काफी परीक्षाओं में आते हुए।
और बिल्कुल मैंने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सवालों का ही इसमें समावेश किया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो बिजोरिया किसान आंदोलन है, ये मुख्य रूप से विजय सिंह पथिक द्वारा शुरू किया गया। विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूपत सिंह है। ठीक है, इन्होंने शुरू किया और ये बिजोरिया क्षेत्र में जो जाट जाति में धाकड़ होते हैं, धाकड़ किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया। ठीक है, और ये कुल मिला के 44 सालों तक चलता है बिजोरिया किसान आंदोलन, जिसके दौरान ऊपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की जाती है। ऊपरमाल वही जो मध्यकाल में अगर माने तो भैंसरोडगढ़ से वो क्षेत्र है ना, ठीक है, वो जो एक पहाड़ियों के रूप में था, वही है आपका वो ऊपरमाल पठार था। यहाँ है ऊपरमाल पंचकोट की स्थापना। ठीक है, तो इसी किसान आंदोलन बिजोरिया किसान आंदोलन के दौरान इसकी शुरुआत होती है। अब सवाल आता है, नानजी और ठाकर जी पटेल, ये दोनों एक शख्सियत के नाम से एक किसान थे, जो जिनका आंदोलन किस किसान आंदोलन से माना जाता है। तो आपको मैंने अभी अच्छे से बताया, किसान जो कि बिजोरिया किसान आंदोलन माना जाता है। इसी आंदोलन के दौरान ये महान एक किसान के रूप में आंदोलन में साथ में रहते हैं। इसके साथ ही जो उनका अगला सवाल है, बिजोरिया किसान आंदोलन 44 वर्षों तक चला, इसका प्रारंभ किस जाति के किसानों ने किया। तो अभी मैंने आपको अच्छे से बताया कि बिजोरिया में जो किसान आंदोलन है वो 44 सालों तक चला और इस आंदोलन का जो मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसानों ने किया। इसके बाद ही अपन का जो अगला सवाल है, क्या इस किसान आंदोलन में किसी महिलाओं ने हिस्सा लिया। बिल्कुल, ऑप्शन के रूप में इन महिलाओं का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो किन महिलाओं ने बिजोरिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसमें मुख्य रूप से नाम आता है अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी। इसके बाद ही ये बिजोरिया किसान आंदोलन आपके लिए आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद अगला सवाल है, बिजोरिया के किसानों पर तलवार बंधाई कर। बिल्कुल, तलवार बंधाई कर और इसके बाद में चौरी कर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें कंफ्यूजन होता है, पृथ्वी सिंह ने किया या फिर आपकी कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तो बिजोरिया किसान आंदोलन जो तलवार की बंधाई के रूप में कर रखा था, वो आपके ठिकानेदार पृथ्वी सिंह ने लागू किया था। पृथ्वी सिंह तलवार बंधाई कर। ओके, इसके बाद में आपका अगला सवाल आपका रहेगा, बिजोरिया किसानों पर चौरी कर किसने लगाया। ओके, तो अब आपको एकदम अच्छे से रहना है। ठीक है, और कंफ्यूजन नहीं रहना आपको। चौरी कर मतलब कृष्ण। देखो, इसका एक आप ट्रिक मान सकते हो, तलवार जिसका आगे का वर्ण क्या है, त है, जो आपकी हिंदी वर्ण वाला में बाद में आता है, और प भी हिंदी वर्ण वाला में बाद में आता है। तो आप ऐसा जोड़ के पढ़ सकते हो कि बिजोरिया किसान आंदोलन के दौरान तलवार बंधाई कर है, तब बाद में आता है, तो बाद वाला वर्ण है पृथ्वी सिंह। इसके बाद में हिंदी वर्ण वाला में च वर्ण है, वो जल्दी ही आ जाता है, किसकी बदौलत, त से। ठीक है, तो इसकी बदौलत च पहले आ जाता है, तब इनका नाम लिया जाता है कृष्ण सिंह। तो ये आप ऐसा जोड़ के पढ़ सकते हो। इसके बाद में किसानों ने तलवारबंदी जो ये कर लग रहा था, इसका विरोध किसके नेतृत्व में किया कि अब हम आज के बाद ऐसा कोई कर नहीं देने वाले। तो एक महत्वपूर्ण नाम आते हैं, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ये सब कुछ अच्छे से पूछा जा सकता है। बिजोरिया आंदोलन किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला, 44 वर्षों तक। किसने शुरू किया, विजय सिंह पथिक या फिर उनका दूसरा नाम है भूपत सिंह। ठीक है, ये चला। इसके बाद पूछा जा सकता है कौन से किसान जाति के थे, तो धाकड़ जाति के किसान थे। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन महिलाओं ने किया हिस्सा। ठीक है, तो जैसा कि अंजना देवी, रमा देवी, ठीक है, नारायणी देवी। इसके बाद 2 कर लगे थे, तलवार बताई कर और इसके बाद चौरी कर। ठीक है, तो मैंने ट्रिक से बता दिया, त पहले आता है तो सॉरी तो बाद में आता है, इसीलिए प भी बाद में आता है। तो पृथ्वी सिंह तलवार बताई कर और चौरी कर मतलब कृष्ण सिंह। और इसके साथ ही किसानों ने तलवारबंदी कर का जब लिया जाना लगा और उनका शोषण किया जाने लगा, तो इन्होंने इन्हीं तीनों के नेतृत्व में बोला कि हम अब इसका
विरोध करते हैं और ऐसा किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देने वाले। आ रहा समझ में आपको सारी बातें? चलो, अब अगला जो सवाल है ये राजस्थान के बहुत ज्यादा एग्जामों में पूछा गया सवाल है और आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आप इससे संबंधित सवाल देखेंगे। तो 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? ठीक है, विजय सिंह पथिक या फिर भूपत सिंह। ठीक है, अब इसके बाद बिजोरिया किसान आंदोलन हो जाता है। इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण आंदोलन रहता है बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू किसान आंदोलन है, इसका जो नेतृत्व है राम नारायण चौधरी द्वारा किया जाता है। कौन? राम नारायण चौधरी। और बिजोरिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक, ठीक है, या भूपत सिंह। इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक रहता है या अगला सवाल रहता है सरदार हरदयाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा किस आंदोलन से संबंधित है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। साधु सीताराम, फतेहगढ़ चारण, ब्रह्मदेव किससे संबंधित थे? ठीक है, तो आपके किसानों से तलवार बंधाई मतलब बिजोरिया किसान आंदोलन। अब सवाल पूछेगा सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा किस आंदोलन से संबंधित थे? तो सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद में जो आपका अगला है रूपाजी व कृपाजी धाकड़ किस किसान थे? वो किस आंदोलन से संबंधित थे? तो बेंगू किसान आंदोलन। आप इसमें आप कंफ्यूजन मत होना कि ये पीछे धाकड़ आया है तो बिजोरिया किसान आंदोलन को मुख्य रूप से धाकड़ जनजाति ने या धाकड़ जाति ने किया था, इसलिए वो भी आपके बिजोरिया से जुड़ेंगे, कतई नहीं। ठीक है, रूपाजी व कृपाजी धाकड़ संबंधित थे बेंगू किसान आंदोलन से। इसके बाद में जो आपका अगला सवाल है गांधी जी ने किस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी? तो आप सबको पता होगा भारत के स्वाधीन आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में एक जलियांवाला बाग हत्याकांड होती है, जिसमें जनरल डायर द्वारा अमृतसर में एक आपके विशेष प्रकार के अपने धर्म के रूप में सिख वैशाखी के पर्व के रूप में उपस्थिति देते हैं और अंधाधुंध जब उन पर गोलियां चलाई जाती है वो 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जिसे भारत का जलियांवाला बाग की संज्ञा दी जाती है। तो महात्मा गांधी ने ऐसे ही एक राजस्थान से संबंधित आंदोलन था, उस आंदोलन को उन्होंने बोला कि बिल्कुल जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिस प्रकार से अंधाधुंध गोलियां चलाई गई तो उसी दौरान इसमें भी इसी तरह लोगों किसानों को मारा गया। इसीलिए कहा जाता है गांधी जी ने किस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा या संज्ञा दी? तो आप कहोगे नींबू चढ़ा हत्याकांड अलवर। ये किसान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर वह किसान आंदोलन जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर ये सवाल नहीं आया है तो मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से आने वाले एग्जाम में आप इससे संबंधित सवाल जरूर देखोगे। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई, लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे अपन क्या यहाँ होता है ना लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ लंदन में ब्रिटेन में वहाँ होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में एक सदन होता है, उसमें चर्चा हुई। उस आंदोलन का नाम है सीकर किसान आंदोलन। सीकर किसान आंदोलन। इसके बाद में मेवाड़ के राज चिन्ह में किस जनजाति का उल्लेख है? मेवाड़ के राज चिन्ह में किस जनजाति के उल्लेख है? तो आप सबको पता होना चाहिए भील जनजाति। कैसी जनजाति? भील जनजाति का उल्लेख है। जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करतार, ऐसा कुछ इनकी एक लोक का वाक्य भी है मेवाड़ से संबंधित। जो दृढ़ राखे धर्म को ते राखे करतार। ओके, फिर इसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है आपके संत सभा की स्थापना किसने की? तो यह प्रजामंडल आंदोलन के दौरान ही एक संत सभा की स्थापना होती है जो कि गोविंद गुरु द्वारा की जाती है। गोविंद गुरु वही जो बड़े अच्छे माने जाते हैं। इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और आंदोलन के रूप में पहले लोगों को प्रेम भाव से साथ में रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा आंदोलन चलाया, गोविंद गुरु संप सभा। इसके बाद भी आपका जो अगला सवाल आता है 1913 में मानगढ़ पहाड़ी की घटना। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मानगढ़ पहाड़ी की घटना थी, उसको आप कभी भी जलियांवाला बाग हत्याकांड या इस सवाल से कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जोड़ेंगे।
महात्मा गांधी ने जिस हत्याकांड से तुलना की है वो आपके नींबू चढ़ा हत्याकांड है। ओके, लेकिन आपके 1913 में मानगढ़ पहाड़ी की एक घटना हुई थी, वो आपके आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को, चैत्र वैशाख श्रावण भाद्रपद कार्तिक मार्गशीर्ष वगैरह जो हिंदी भारतीय महीने होते हैं उसी में एक जो महीना है आश्विन, तो आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को ये आपके मानगढ़ पहाड़ी पे एक घटना होती है और जिसको ये 1913 में होती है जो आश्विन शुद्धि पूर्णिमा को होती है। इसके बाद में एक अगला सवाल है, भक्त आंदोलन किसने चलाया? वही जिसने संत सभा की स्थापना की उन्होंने चलाया है, आपके गोविंद गुरु हैं, उनका नाम है भक्त आंदोलन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भक्त आंदोलन के रूप में गोविंद गुरु कई बार जेल गए वगैरह, ठीक है, अंत में उन्होंने मतलब पूरी तरह से आंदोलनों से एकदम हट जाते हैं और एक किसी स्थान पे उनका निधन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ की पुकार का संबंध किस आंदोलन से है? तो एक ही आंदोलन, कौन सा? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत से संबंधित, जिसमें उन्होंने लोगों को भेदभाव मिटाकर साथ में रहने या फिर एकता का बल पर एक विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया, जिसे एक ही आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आपके हैं भीलों में एकता के लिए एक ही आंदोलन किसने चलाया? अभी अपन ने डिस्कस किया, मोतीलाल तेजावत। कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि मोतीलाल तेजावत एक ही आंदोलन चलाया एकता के लिए, तो वो किस परिवार से संबंधित थे? तो गोविंद गुरु, सॉरी, तो वो थे ओसवाल ब्राह्मण। कौन से थे? ओसवाल ब्राह्मण। लेकिन गोविंद गुरु का पूछा जाए वो किस परिवार से थे? तो एक बंजारा परिवार से। मोतीलाल तेजावत का ओसवाल ब्राह्मण, क्या ओसवाल ब्राह्मण से संबंधित थे आपके मोतीलाल तेजावत, जबकि गोविंद गुरु थे वो आपके थे बंजारा परिवार से संबंधित। तो ये सारे जो सवाल है मेरे हिसाब से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे, इससे संबंधित अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, जुड़ी रहिए। चलो आगे अपन सवाल देखेंगे। ठीक है, 1934 में जोधपुर में मारवाड़ प्रजामंडली की स्थापना किसने की? ठीक है, तो आधुनिक राजस्थान के जनक के रूप में आप कह सकते हो जय नारायण व्यास। ठीक है, ये सवाल आपके काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन से संबंधित। इसके बाद में जो अपन का अगला सवाल है, ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है, काफी एग्जाम में, जैसे कि राजस्थान का प्रजामंडल आंदोलन हुए, लेकिन सबसे प्रथम प्रजामंडल आंदोलन कौन सा था? तो कहा जाता है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, ये प्रजामंडल आंदोलन मतलब एक नायकों के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में कुछ नेता होते हैं जो कि एक विभिन्न आंदोलन, आक्रमण या फिर हड़तालों के माध्यम से करते हैं और लोगों के सामने और बड़ी रियासतों के सामने जिस प्रकार से कोई अन्याय हो रहा होता है तो उसके पक्ष में विजेता हासिल करने के लिए ये मुख्य रूप से किसानों के लिए हित में लड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं प्रजामंडल आंदोलन। तो 1934 में जोधपुर में या फिर आप मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जय नारायण व्यास। इसके बाद में है राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल। देखो प्रजामंडल बहुत हुए, तो प्रजामंडल के प्रथम क्रम के रूप में जो एक प्रजामंडल माना जाता है वो जयपुर प्रजामंडल माना जाता है। अब जो अगला आपका सवाल है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, ठीक है, बिल्कुल अलग है, लेकिन यहाँ अपन के राजस्थान से संबंध पूछा जा सकता है। 1921 में ब्यावर अजमेर में आर्य समाज की नींव किसने रखी? ठीक है, तो एक बड़े सेठ थे व्यापारी के रूप में जिनका नाम था सेठ दामोदर दास राठी। इन्होंने राजस्थान में आर्य समाज की नींव ब्यावर अजमेर में रखी थी। इसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल, ठीक है, जो केसरी सिंह बारट के बारे में है। चेतामनीरा एक चुंगड़िया नाम की मतलब एक प्रसिद्ध सोरठे होते हैं, मतलब कुछ लिखा गया होता है जिसके माध्यम से बहुत से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चेतावनी चुंगटिया है, ये सोरठे लिखे गए थे केसरी सिंह बारट के अनुसार, मतलब उनके द्वारा लिखे गए थे। वही केसरी सिंह बारट
जोरावर सिंह भारत वगैरह, जिन्होंने एक आंदोलन के रूप में, एक किसान आंदोलन के रूप में, जो स्वाधीन आंदोलन के रूप में हिस्सा लिया, वही। ठीक है। इसके बाद में जो अगला आपके हैं राव कृष्ण सिंह, वही आ गया वापस, राव कृष्ण सिंह। ठीक है। चौरी आंदोलन से एक चौरी कर लगाया जाता था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय, तो उसी समय एक विशेष प्रकार का कर लिए जाते थे बिजोलिया। मैंने अभी बताया था बिजोलिया आंदोलन कितने वर्ष तक चला था? पूरे 44 सालों तक। ठीक है। तो 44 साल तक चला था और बिजोलिया में कुल मिला के 84 प्रकार के कर लिए जाते थे किसी न किसी रूप में, जैसे तलवार बंधाई कर, चौरी कर, खड़ी फसल कर, ठीक है, लगान के रूप में। तो ऐसे कुल मिला के 84 प्रकार के कर थे। इसीलिए बिजोलिया के किसान आंदोलन के रूप में विजय सिंह पथिक या भूपत सिंह, विजय सिंह पथिक या भूपत सिंह के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ा बिजोलिया का किसान आंदोलन हुआ। ठीक है। तो उसमें 84 प्रकार के करों को मनाही के लिए या विरोध में भी ये आंदोलन हुआ था। तो राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया में जनता से लागतें ली जाती थी या कर लिए जाते थे लगान के रूप में 84 प्रकार की। इसके बाद में अगला सवाल है 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? वेरी 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 इंपोर्टेंट। ठीक है। विजय सिंह पथिक के बारे में आए एग्जाम में एक ना एक सवाल तो जरूर आता है। ठीक है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में विजय सिंह पथिक के द्वारा की जाती है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसके थोड़े टाइम पहले अपने यहाँ सवाल देखे थे संत सभा से संबंधित। गोविंद गुरु एक बंजारा परिवार से संबंधित होते हैं और एक संत सभा नाम से, मतलब एक सभा का करते हैं और आंदोलन चलाते हैं। तो गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना कब की थी? तो वो स्थापना की थी आपके 1903 में। कब? 1903 में गोविंद गुरु ने संत सभा की स्थापना की थी। अब देखो ये एक दो परीक्षा में सवाल पूछा गया है। संत अपन मारवाड़ी में वगैरह बोलते हैं ना, संत करके चलो, भाइयों को भी बोला जाता है संत करके चला लो, है ना। ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा का शब्द है संत। तो संत राजस्थानी भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो प्रेम और बंधुत्व, मतलब भाईचारा बना के रखिए। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो सवाल है उन दौरान जरायम पैसा, ये एक विशेष प्रकार का कानून था जो मीणा जनजाति पे लगाया जाता था। अब आप पूछोगे ये जो कानून था, ये कानून क्या था? तो इसके दौरान मीणाओं पर एक विशेष प्रकार का कानून के तहत मीणाओं को जेल के अंदर डाला गया और उन्हें इस शर्त पे छोड़ा गया कि हमेशा आप आओगे और पुलिस थाने के अंदर अपनी एक हाजिरी दे के जाओगे। ठीक है। तो हाजिरी दे के जाओगे, इसी रूप में ये था आपके जरायम पैसा कानून, जो किस जनजाति से संबंधित था? आपके मीणा जनजाति से संबंधित था। मीणा जयपुर में सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है। तो मीणा जनजाति से संबंधित जरायम पैसा का, ठीक है, हाजिरी देने थाने में जाना हमेशा। ओके। इसके बाद में आपका अगला सवाल है मोजम्माबाद किस चित्र शैली का केंद्र था? देखो राजस्थान में, भारत में जब बाहर से आंदोलनकारी आते हैं तो उस दौरान भारत के राजस्थान के बहुत से किले होते हैं, उनको उन पे फतेह करते हैं, उन पे जीत हासिल करते हैं और इसके बाद उनका नाम चेंज कर देते हैं। ठीक है। जैसे चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके खिजराबाद करते हैं। ठीक है। तो उसी तरह अपन के यहाँ पे आमेर के किले के रूप में है आमेर या फिर जयपुर, जिसका नाम मोजम्माबाद किया जाता है। ठीक है। तो मोजम्माबाद किस चित्र शैली का केंद्र था? तो आमेर या फिर जयपुर। ठीक है। आमेर या जयपुर। इसके बाद में वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल आपका रहता है किशनगढ़ शैली, सावंत सिंह। ठीक है। किशनगढ़ शैली, सावंत सिंह, बनी ठनी। आ रहा है सवाल आपको याद? बनी ठनी किशनगढ़। ठीक है। तो पूछा जाता है किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक के रूप में सावंत सिंह को माना जाता है। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो वृंदावन में। कहाँ हुई? वृंदावन में। चलो ये सारे के सारे अपन अच्छे से देखेंगे, एक टॉपिक के बारे में अच्छे से, चित्र शैलियाँ, प्रजामंडल आंदोलन, इतिहास से संबंधित एकीकरण, इसके अलावा भारतीय राजस्थान भाषा का एक रीट में मेन टॉपिक है। ठीक है। तो उसके बारे में अपन अच्छे से पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी आप हमारी इस मैराथन क्लास में जुड़े रहिए। आपके जैसे ही 4 हो गई है, लगभग 3-4 क्लासों के बाद ये सारे आपको सवाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल मिल जाएंगे। इसके बाद हम सीरीज लेके आने वाले हैं जो पहले की चल रही है,
जिसमें आपकी 9th और 10th की किताबों को साथ में एकदम क्लियर किया जाएगा, पूरा करवाया जाएगा, जो आने वाले एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रहेगा। और इसी के साथ में हम जैसे ये किताबें पूरी हो जाएंगी, इसके बाद रीट का तो चल ही रहा है, हम सेकंड ग्रेड का एक अलग से बैच के हिसाब से पढ़ाएंगे, एकदम टॉपिक से रिलेटेड। मतलब पहले प्रथम पेपर या प्रथम प्रश्न पत्र के सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। इसके बाद में जो आपके सेकंड पेपर के रूप में इतिहास, अर्थशास्त्र, ठीक है, लोक प्रशासन वगैरह है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में जैसा कि जून जुलाई के समथिंग होगा आपके सेकंड ईयर का एग्जाम, तो एसएसटी के बंदों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो सारे सवाल, और एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर करवाया जाएगा। अब इसके बाद में जो अपना अगला सवाल है मोहम्मद साहब, इसी शैली से संबंधित है। आमिर की मैंने बोला अभी मोजम्बाबाद की चित्र शैली का केंद्र था, तो आमिर आमिर जयपुर, तो जयपुर से संबंधित दो चित्रकार है और आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से है? मोहम्मद साहब और साहिब राम। मोहम्मद साहब और साहिब राम किस चित्र शैली से संबंधित है या प्रसिद्ध है? तो आपको पता होना चाहिए जयपुर या आमेर। ये कंफ्यूजन वाला सवाल है जो राजस्थान के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसके साथ ही आपका जो अगला सवाल है, किस चित्र शैली में, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरे पर चोट तथा चेचक जैसे रोग हो जाते हैं, तो एक दाग हो जाते हैं ना, चेचक माता का आना, आपने देखा होगा अपने राजस्थान में काफी चर्चित रोग है, कई कई छोटे बच्चों में हो जाता है और कभी बड़े बुजुर्गों में भी हो जाता है चेचक, ठीक है। तो मतलब एक माता आ जाती है तो उसमें एक मुंह पर एक विशेष प्रकार के धब्बे जम जाते हैं, ठीक है, तो वो दाग होते हैं। तो उन दागों से संबंधित चित्रकला में चित्रण किया गया है, वो किस शैली से संबंधित है, ठीक है। तो आपके जयपुर या आमेर चित्र शैली में ऐसे ही आपके चित्र मिलते हैं, पुरुषों के चेहरे पर एक दागनुमा चित्र के रूप में माता आना, ठीक है। इसके साथ ही अपना जो अगला है, प्रदेश के किस पर्यटन स्थल को अयोध्या और काशी की तर्ज पर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये करंट से लिया गया है, ठीक है। राजस्थान करंट से लिया गया सवाल है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार अयोध्या और काशी को अपना धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है उसको भी विकसित किया जा रहा है। तो आपका पुष्कर अजमेर, पुष्कर अजमेर, ठीक है, अजमेर, ओके। इसके बाद में राजस्थान के सबसे लंबी मूंछों वाले, राजस्थान के सबसे लंबी मूंछों वाले राम सिंह राजपुरोहित का संबंध किस चित्र से है? बिल्कुल, ये भी करंट से रिलेटेड सवाल है और आने वाले एग्जाम में आपको ये सवाल मिलेगा, ओके, ठीक है। तो वो है पाली जिले से, राजस्थान के पाली जिले से संबंधित है राम सिंह राजपुरोहित, बहुत ही ज्यादा बड़ी लंबी मूंछों के रूप में जाने जाते हैं, ओके। इसके बाद जो आपका अगला भी करंट का सवाल है, 15 नवंबर 2024 को अभी गोविंद गुरु पढ़े थे, संत सभा वगैरह, अब इन्हीं से संबंधित, इन्हीं को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए या फिर एक जनजातीय क्षेत्रों को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए 15 नवंबर 2024 को गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना एक शुरू की गई। वो किन के द्वारा शुरू की गई और कब की गई, ये आपके आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी है, इन्होंने ये योजना शुरू की है, ठीक है। चलो, इसके बाद ये अक्सर एग्जामों में सवाल आता है और 3 एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कैसा? बादशाह का मेला, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? ये रीट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बादशाह का मेला कहाँ भरता है? तो बादशाह का मेला है वो आपके ब्यावर अजमेर में भरता है। कहाँ भरता है? ब्यावर अजमेर के। अब अगर पूछे कि कब भरता है, तो जैसे आपकी होली आती है, होली के दूसरे दिन आप धुलंडी मनाते हो, तो धुलंडी के जो दूसरे दिन होता है वही आपका बादशाह का मेला लगता है। ब्यावर अजमेर में एक बहुत बड़ी एक सवारी के रूप में निकाला जाता है और बहुत ही ज्यादा मनमोहक एक तरीका होता है इस मेले के दौरान। इसके बाद अपना अगला सवाल है, किस हिंदू महीने में, वही तेजा, कौन? गायों की बलिदान के लिए या फिर गायों की रक्षा के लिए बलिदान के लिए जाने जाते हैं तेजा जी, तेजा जी, ठीक है, पांचों पीरों में शामिल, हाँ, पांचों पीरों में शामिल तेजा जी।
किस हिंदू महीने में या विक्रम संवत, अपन हिंदी में बोले तो विक्रम संवत के तेजा दशमी मनाई जाती है। वो महीने का नाम बताना है जब आपका तेजा दशमी मनाई जाती है, तो भाद्रपद। ठीक है, बहुत ही बड़ा महीना होता है, माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा वड्डा महीना। ठीक है, हमारे यहाँ बोलते हैं वड्डा महीना है भाद्रपद, तो इसी के दौरान आपकी तेजा दशमी मनाई जाती है। अपन अच्छे से पढ़ेंगे सब कुछ, तेजा जी के बारे में, लोक देवता गोगा जी के बारे में, हड़मू जी के बारे में। ये एक टॉपिक आता है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, तो इनके मम्मी का नाम, इनके पापा जी का नाम, इनका गांव, इनका मेला।